Hello students, welcome to all of you on your beautiful channel Wings of Mathematics. Yes, my name is आलोक दुबे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। पीछे के सेशंस में हमने आपको क्या कहते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो भी चीज़ें आपको यूज करनी थी उसको हमने बता दिया था। आज हम फिजिक्स का बिल्कुल पहला चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है वो? फिजिकल वर्ड। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसका यूज बहुत ही ज़्यादा है। फिजिकल वर्ड आपको ये बता देगा कि 11th में और 12th में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये पूरे सिलेबस का ओवरव्यू आपको दे देगा, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली तो इसको लोग छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको क्या पढ़ना है, इसका पूरा ओवरव्यू अच्छे से मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं आज फिजिक्स की दुनिया में। फिजिकल वर्ड, फिजिक्स की दुनिया। तो फिजिक्स जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा साइंस के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली साइंस होता क्या है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस इज साइंस। हमने स्विच दबाया, बल्ब जल गया, क्या है? साइंस है। स्विच दबाया, फैन चल गया, क्या है? साइंस है। द रेगुलर रिपीटिशन ऑफ डे एंड नाइट इज ऑल्सो अ साइंस। The regular repetition of seasons is also a science. Then we can say that everything that is happening around us is science. Science कहाँ से आया है? Science basically एक लैटिन वर्ड है साइंटिया। साइंटिया से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है, कौन सा वर्ड है? साइंटिया। साइंस बेसिकली इसी वर्ड से आया है। ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो। अब साइंस की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो, एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन लिखनी हो, तो साइंस की सिस्टमेटिक डेफिनेशन क्या बनेगी? द नॉलेज which humans gain through observations and experiment when organized systematically. क्या है साइंस? बेसिकली द नॉलेज विच ह्यूमंस गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली। जो भी ह्यूमन नॉलेज गेन करता है उसका एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करता है, क्या कहलाता है आपका? साइंस। बस साइंस के जो भी फिनोमिनाज है, जो भी लॉज है, वो कैसे आए हैं? साइंटिफिक मेथड से आए हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड मतलब पहले तो आदमी कोई चीज़ ऑब्जर्व करता है, फिर ऑब्जर्व करने के बाद क्या कहते हैं, उसका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी करता है, फिर एक्सपेरिमेंट्स करता है, फिर क्या कहते हैं, उसका वेरिफिकेशन होता है। तो ओवरऑल पूरे साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी फिनोमिना की स्टडी करना क्या कहलाता है आपका? साइंस कहलाता है। साइंस किस वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है। अब साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? अगर देखा जाए तो साइंस को तो ऐसे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं। कौन से दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं? साइंस, एक फिजिकल साइंस ले लेते हैं। पहला है आपका
फिजिकल साइंस, फिजिकल, और दूसरा हम ले लेते हैं आपका बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल। अब ये क्या होता है फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, पहले हम इसको जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर अपने मेन टॉपिक फिजिक्स पे पहुंचते हैं। क्या होता है फिजिकल साइंस? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स। फिजिकल साइंस जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताता है वो कौन सी साइंस होती है आपकी? फिजिकल साइंस होती है। और जो लिविंग बींग्स के बारे में बताता है वो क्या होता है आपका? बायोलॉजिकल साइंस। पहला फिजिकल साइंस जो हमको नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताता है वो फिजिकल साइंस, जो लिविंग थिंग्स के बारे में बताता है वो आपका क्या होता है? बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, पहला तो आपका फिजिक्स है, प्यारा सा सब्जेक्ट फिजिक्स। क्या है? केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, जियोग्राफी है, जियोग्राफी भी क्या है आपकी? एक साइंस है। एस्ट्रोफिजिक्स है। ये सारी चीज़ें क्या है आपकी? फिजिकल साइंस है। अब बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है? फिजिकल साइंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। द साइंस विच डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज फिजिकल साइंस, एंड द साइंस विच डील्स विद द लिविंग बींग्स इज नोन एज बायोलॉजिकल साइंस। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम बॉटनी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, इसमें हम जूलॉजी पढ़ते हैं, इसमें हम जूलॉजी पढ़ते हैं, इसमें हम ऑर्निथोलॉजी पढ़ते हैं, देखिए फिजिक्स, फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी और एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं आपकी? फिजिकल साइंस पढ़ते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस में हम बॉटनी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, ऑर्निथोलॉजी पढ़ते हैं, इंटोमोलॉजी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। ये सारी किस में पढ़ते हैं हम? बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ते हैं। ये आपको लिविंग बींग्स के बारे में बताएगा और ये आपको नॉन लिविंग बींग्स के बारे में बताएगा। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पहुंचते हैं फिजिकल साइंस के बारे में। फिजिकल साइंस में फिजिक्स के बारे में। वैसे भी साइंस कितना वास्ट है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हो, तो इसीलिए इसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है कि इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में पढ़ें। साइंस के बारे में एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि क्या नाम है उनका? अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने साइंस के बारे में एक बार कहा था, क्या कहा था? कि द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग, द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ड इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड के बारे में सबसे ज़्यादा इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग है वो क्या है? कि ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिबल है। इतना वास्ट है फिर भी हम लोग इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ लेते हैं। यही क्या है? साइंस है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम आपको क्या कहते हैं? फिजिक्स के पास ले चलते हैं। फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है? एक्चुअली फिजिक्स क्या है, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, दो साइंस आपको पता चला। ठीक है, बिठा दे इसको। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि क्या है हमारा? फिजिक्स। फिजिक्स ये कहाँ से हुआ है? ये तो एक ग्रीक वर्ड है, फ्यूजिस। ये कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड है। नॉर्मली पहले क्या कहते हैं?
ग्रीक या लैटिन में ही क्या कहते हैं इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाता था। जो पहले के फिलोसफर्स होते थे जो इसके बारे में स्टडी करते थे उनको फिलोसफर बोला जाता था, और पहले इसको क्या बोली जाती थी, फिलॉसफी बोली जाती थी। वैसे देखा जाए तो फिजिक्स एक फिलॉसफी ही है। तो ये एक ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस, और इससे बना है आपका फिजिक्स। फ्यूजिस का मतलब क्या होता है, फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। फ्यूजिस का मतलब होता है आपका नेचर। कहने का मतलब कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो नेचर के बारे में स्टडी करता है, जो नेचर के बारे में बताता है, वो क्या कहलाता है आपका फिजिक्स। हाउ कैन वी डिफाइन फिजिक्स? बेसिकली फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमिनाज। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फेनोमिनाज। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचर से रिलेटेड जो नेचुरल फेनोमिनाज हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम फिजिक्स बोलते हैं। वैसे तो फिजिक्स इतना वास्ट है, फिजिक्स के बिना कोई साइंस रह ही नहीं सकती है। तो फिजिक्स की स्टडी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो फिजिक्स की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या डेफिनेशन समझ में आई, क्या डेफिनेशन समझ में आई कि जो साइंस नेचर के बारे में स्टडी करता है वो क्या कहलाता है, आपका फिजिक्स कहलाता है। अब इसका क्या स्कोप है, क्या एक्साइटमेंट है, क्यों इसको पढ़ा जाना चाहिए और क्या इसके ब्रांचेज हैं, ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं, इसका स्कोप जानते हैं। इसका स्कोप क्या है? ठीक है, फिजिक्स बेसिकली क्या है, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है आपका क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा क्या है आपका क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं या मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, जो भी आपको सही लगे बोल सकते हो आप, क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो ये पहले इसको डिवाइड किया गया। अब क्लासिकल फिजिक्स का मतलब क्या होता है? वैसे आप लोग क्लासिकल वर्ड सुनने से क्या आपको लगता है? बोलते हैं ये क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस है कहने का मतलब कि जो पहले से होता आ रहा है वो डांस है। सुने नहीं हो, क्लासिकल डांस है, ये क्लासिकल चीज़ है। इट मीन्स जो कि बहुत पहले से चलती आ रही है वो क्या है आपकी क्लासिकल, और मॉडर्न जो अभी अभी डिस्कवरीज हुई हैं। तो नॉर्मली अगर इसको एज के अकॉर्डिंग दिखाएं तो 1900 के पहले के एरा को हम क्या बोलते हैं, उसके पहले जो भी डिस्कवरीज हुई हैं उसको हम किसके अंदर में लेते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। और 1900 के बाद का जो एरा है वो क्या है आपका मॉडर्न फिजिक्स का है। 1900 के पहले क्लासिकल फिजिक्स, 1900 के बाद आपका क्या है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब क्लासिकल फिजिक्स को एक और नाम देते हैं हम माइक्रोफिजिक्स। माइक्रोफिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स को एक और नाम दिया जाता है माइक्रोफिजिक्स। माइक्रोफिजिक्स, इज इट क्लियर? ये होगा माइक्रोफिजिक्स। ये क्या होता है, माइक्रोफिजिक्स क्या होता है आपका, which deals with the large objects such as, ये माइक्रोफिजिक्स क्या डील करता है? माइक्रोफिजिक्स से मतलब ये होता है कि जिसमें हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपका सन के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होता है आपका माइक्रोफिजिक्स होता है। और माइक्रोफिजिक्स जब हम एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो क्या आता है आपका माइक्रोफिजिक्स। बहुत छोटी छोटी, जो कि बहुत
जल्दी डिस्कवरी जिसकी हुई है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स में रखते हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम माइक्रो फिजिक्स बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के बारे, बहुत छोटे छोटे क्या बताया हमने, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं माइक्रो फिजिक्स बोलते हैं। और बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम माइक्रो फिजिक्स बोलते हैं। माइक्रो फिजिक्स किसके अंतर्गत आता है, क्लासिकल फिजिक्स के, और माइक्रो मॉडर्न फिजिक्स के या क्वांटम फिजिक्स के। ठीक है, ये क्या करता है, व्हिच डील्स विद द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। जैसे एटॉमिक फिजिक्स। अब क्या कहते हैं, आपका क्लासिकल फिजिक्स या मैक्रो फिजिक्स के अंदर फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांच आती हैं। अब फिजिक्स की तो वैसे बहुत सारी ब्रांचेज हैं। फिजिक्स की अगर देखा जाए तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जैसे हम कुछ के नाम आपको बताते हैं। जैसे आपका हो गया क्या कहते हैं मैकेनिक्स, बहुत बड़ी ब्रांच, मैकेनिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है। थर्मोडायनामिक्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और क्या कहते हैं आपका ऑप्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सारे क्या हैं आपके, क्या कहते हैं फिजिक्स के डिफरेंट ब्रांचेज हैं। अभी हम इसको लिख देते हैं कि आपको इसके अंडर में क्या पढ़ना है और इसके अंडर में क्या पढ़ना है। ये डेफिनेशन आपने छोटी छोटी आपने लिख ली होगी, इसको आप लोग अच्छे से नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो हम बता देते हैं आपको क्या कहते हैं मैक्रो फिजिक्स में कौन कौन सी ब्रांच हम पढ़ेंगे और मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन सी ब्रांच हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आपका माइक्रो फिजिक्स में आएगा, आपका क्या आएगा, पहला तो आ गया आपका मैकेनिक्स। अब ये सर मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स जिसमें नॉर्मली हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, वेव के बारे में पढ़ते हैं। ये सारा क्या होता है आपका मैकेनिक्स। क्या, जैसे बात समझ आई ना, मैकेनिक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, फ्लूइड डायनामिक्स, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी आपकी मैकेनिक्स में आएंगी। अब दूसरा पार्ट है आपका थर्मोडायनामिक्स। तीसरा है आपका तीसरा लिख देते हैं हम, ये आपका थर्मोडायनामिक्स हो गया। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, आगे हम क्या लिख देते हैं ऑप्टिक्स, आगे है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, तो थोड़ा थोड़ा हम इसको बता देते हैं कि इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या। नॉर्मली मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की इन दोनों के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स, और आगे जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे। वैसे आपको 11th 12th मिला के ओवरऑल थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। 11th 12th मिला के फिजिक्स में जितनी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा ऊपर। ठीक है, ये हमारी ही कंट्री में नहीं है, हमारे आसपास के जितने भी पड़ोसी हैं सारी कंट्रीज़ का सिलेबस ऐसा ही है कि आपको 11th 12th में आपको फिजिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी स्टडी सब के बारे में करा दी जाती है, पता चल जाता है कि किस में क्या चीज़ है।
हमने क्या बताया, मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे हम, मैकेनिक्स में आपको पढ़ेंगे काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे आपका, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं आपकी, काइनामेटिक्स से मतलब जब होता है चाहे वो 1 डायमेंशनल मोशन हो, 2 डायमेंशनल मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो, सारी चीज़ें क्या आई आपकी काइनामेटिक्स में। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स विच डील्स विद द हीट, टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये सारे किस में पढ़ते हैं हम, थर्मोडायनामिक्स। नॉर्मली जो हीट, टेम्परेचर, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, इन सब के बारे में जिस ब्रांच के अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, थर्मोडायनामिक्स देते हैं। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं और करंट से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, करंट से कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम लोग किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोला हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये दो किस में कंसिस्ट होगा आपका, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कंसिस्ट होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, कंडक्टर पढ़ते हैं, इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं। और ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स बेसिकली ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डिफरेंट फिनोमिनाज रिलेटेड टू द लाइट। लाइट से रिलेटेड जिन डिफरेंट फिनोमिनाज को हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है आपका, ऑप्टिक्स होता है। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये किस में पढ़ेंगे हम, आपका माइक्रो फिजिक्स में। तो ये सारी आपकी फिजिक्स की ब्रांचेज हैं जिसको हमें क्या कहते हैं, ओवरऑल 11th और 12th में कंप्लीट करना है। बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा कि क्या कहते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, फिर हम फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया है ना कि ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, क्या है। अब ठीक है, हम थोड़ा सा और फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली फिजिक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिजिक्स क्या बताता है, इसका नेचर कैसा है। ठीक है, मिटा देते इसको। ठीक है, फिजिक्स का नेचर कैसा है, पहला तो इसका जो नेचर होता है वो डायनेमिक होता है। इसका जो नेचर है क्या है आपका, डायनेमिक है। कहने का डायनेमिक का मतलब क्या है कि अगर जो चीज़ें एक बार डिस्कवर हो गई हैं उसमें चेंज हो सकता है। अगर आपने कोई चीज़ डिस्कवर हुई है और उसको फिर से ऑब्जर्व किया कि ये कुछ और भी इस पर अप्लीकेबल है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, कुछ चेंज किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका नेचर ऑफ फिजिक्स है वो क्या है, डायनेमिक है। और दूसरा नेचर क्या है, फिजिक्स का जो दूसरा नेचर है कि वो यूनिवर्सल है। कहने का मतलब कि इसके जो भी लॉज बने हैं, जो भी स्टडीज़ के बारे में की जाती है वो हर जगह एप्लीकेबल होती है। इट मीन्स इसका नेचर कैसा होगा आपका, यूनिवर्सल होगा। तो डायनेमिक से मतलब जैसे शुरुआत में ये माना जाता था एरिस्टोटल के ज़माने में कि जो रेगुलर डे और नाइट होता है, क्यों होता है कि जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। सन अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इसलिए रेगुलर डे और नाइट होता है। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, इसलिए डे नाइट होता है। समझ आई बात ना। तो पहले जब तक और स्टडी नहीं हुई थी तो हम ये मानते थे कि सन
अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। लेकिन और स्टडी हुई तो हमें क्या पता चला कि क्या कहते हैं, अर्थ रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या मतलब है डायनेमिक नेचर का। डायनेमिक नेचर का मतलब ये है कि जो भी फिजिकल लॉज बने हैं आने वाले समय में उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, वो चेंज हो सकता है। जैसे प्लूटो को, अभी 8-10 साल पहले की बात है, प्लूटो को क्या माना जाता था? प्लूटो को प्लैनेट माना जाता था। अब माना जाता है? प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाता है। तो इतने दिन तक हम उसको मानते आए, वो फिजिक्स का लॉ था, फिजिक्स के बारे में बताया कि क्या कहते हैं, वो प्लूटो एक प्लैनेट था। लेकिन फिर आगे देखा गया कि जो प्लैनेट की सारी कंडीशंस हैं उन सारी कंडीशंस को वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्लैनेट नहीं है, उसको अब क्या बोल दिया गया है, डॉर्फ प्लैनेट बोल दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी लॉज बने हुए हैं उसमें फर्दर कुछ चेंजेज किए जा सकते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल का मतलब ये है, अब यूनिवर्सल का मतलब ये है कि अगर क्या कहते हैं यहाँ पे सेब गिर रहा है, ज़मीन पे आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो अमेरिका में गिरेगा तो कहीं दूसरी जगह जाके गिरेगा, किसी और कंट्री में गिरेगा तो कहीं दूसरी जगह गिरेगा। जो भी लॉज बने हुए फिजिक्स के, जो भी फिनोमिनाज हैं, वो हर जगह सेम तरीके से एप्लीकेबल हैं। ये क्या है कि फिजिक्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। और फिजिक्स का क्या स्कोप है? फिजिक्स का स्कोप तो बहुत ही वास्ट है। क्या स्कोप है फिजिक्स का? कि देखिए, फिजिक्स ने ही ये हमको वो दी है कि हम बहुत बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हैं। जैसे सन का मास भी मेजर किया गया है, और बहुत छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट का भी मास, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक का मास मेजर किया गया है। तो ये फिजिक्स के ही द्वारा संभव हुआ है कि हम इन सारी चीज़ों को कर ले जाते हैं। ठीक है, ये आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स था। अब फिजिक्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें पढ़नी है, तो लेकिन आज का हम सेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि 2 छोटे छोटे सेशंस में पूरे फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ा जाए। समझ आई बात ना? तो फिजिक्स का क्या कहते हैं, क्या फिजिक्स की डेफिनेशन थी, क्या फिजिक्स का नेचर है, ये इतनी सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। अब क्या कहते हैं, हमने आपको ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बता दिया। अब फिजिक्स जो है वो किन 2 फेनोमिनाज पे, किन 2 प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसको आपको बता देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन प्रिंसिपल पर फिजिक्स क्या करता है, आपका वर्क करता है। कौन कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, पहला है आपका यूनिफिकेशन और दूसरा है आपका हाँ, तो फिजिक्स के कौन कौन से 2 प्रिंसिपल हैं? प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, पहला प्रिंसिपल है आपका यूनिफिकेशन, और दूसरा प्रिंसिपल क्या है आपका? रिडक्शनिज्म। तो अब यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया जाए कि कुछ ऐसे लॉज बनाए जाएं जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों की स्टडी कर दी जाए। द अटेम्प्ट टू यूनिफाई द लॉज, मतलब कि फिजिक्स के जो भी लॉज हैं, मतलब कि जो भी फिनोमिना है उसको एक लॉ के अंडर में लाना क्या कहलाता है? आपका यूनिफिकेशन कहलाता है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को एक ही चीज़ के अंदर पढ़ लेना क्या कहलाता है? आपका यूनिफिकेशन कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो ग्रेविटेशन के अंदर क्या क्या आ जाता है आपका? अगर हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ लिए, ग्रेविटेशन का मतलब
जब हम देखते हैं कि क्या कहते हैं अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, इसको हम किससे एक्सप्लेन कर देते हैं, ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर देते हैं। प्लैनेट जो सैटेलाइट्स है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ये भी क्या आपका ग्रेविटेशन से ही पॉसिबल है। सेब टूट के गिरता है, सेब कहाँ गिरता है, ज़मीन पे गिरता है, ये भी किसको कौन एक्सप्लेन करता है, ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करता है। तो ये क्या है, यूनिफिकेशन है। यूनिफिकेशन से आप देख लीजिए क्या कहते हैं, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आपने बार बार जिक्र सुना होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल है। बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं, वो क्या होता है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल है। आप क्या कहते हैं, किरचॉफ का लॉ पढ़ते हैं, वो भी क्या है आपका, लॉ ऑफ किरचॉफ का सेकंड लॉ, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को मैक्सवेल के बारे में हमने 10th में बताया था। मैक्सवेल कौन थे, उन्होंने 4 लॉज दिए, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के 4 लॉज दिए, जिससे पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या हो जाती है, डिस्क्राइब हो जाती है। तो ये आपका यूनिफिकेशन है। यूनिफिकेशन से मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को यूनाइट करके एक ही सिंगल फिनोमिना से क्या करना, स्टडी करना। तो स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने क्या एक बुक लिखी थी क्या कहते हैं, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, कि हम एक ही चीज़ से हर चीज़ को क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। रिडक्शनिज्म क्या होता है, रिडक्शनिज्म होता है कि एक बहुत बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में करके सॉल्व करना क्या कहलाता है, आपका रिडक्शनिज्म कहलाता है। तो फिजिक्स का जो प्रिंसिपल है इन्हीं 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कौन सा आपका, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। क्या, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, ठीक है। इन 2 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, तो और यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म के बाद की जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर है और कुछ लॉज हैं जिनको हमें पढ़ना है, इसको हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना भी आप लोग पढ़ लीजिएगा तो एक लगभग 30 से 35 मिनट का एक सेशन और ले लेंगे तो आपका फिजिकल वर्ड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम मतलब 2 सेशन में आपका फिजिकल वर्ड खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग फिजिक्स के सेकंड चैप्टर पर पहुँचेंगे। इसको आप लोग फिजिकल वर्ड को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। कल मिलेंगे हम। ओके, थैंक यू।